अभिनंदन आभार। मैं संकेत कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष मौजूद हूं। आपको बता दूं कि आज हम राव उदय प्रताप सिंह जी, जो कि पूर्व क्षेत्र संयोजक विश्व हिंदू परिषद के सदस्य भी रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, अभी प्रेजेंट स्थिति में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं। इनसे जानते हैं कि इनके विचार गाडरवारा क्षेत्र के लिए और गौ माता की जो स्थिति आजकल क्षेत्रों में बनी हुई है, उस विषय पर इनका क्या कहना है। हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत है। और पहला विषय तो गौ माता से अपन प्रारंभ करें। गौ माता की स्थिति निश्चय ही पूरे देश में दयनीय है। सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गौ माता के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश की यदि बात करें, अपने क्षेत्र की बात करें, तो मध्य प्रदेश में इस बार जब सरकार प्रारंभ हुई तो दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार कुछ 1.5 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ बिगाड़ के भी चली गई। हम लोगों के नरसिंहपुर जिले में एक प्रस्ताव पारित हुआ था एक अभ्यारण्य बनाने का। तो शाहपुर करके एक गांव है, वहां पे करेली के नजदीक है, करब गांव से लगा हुआ, वहां पे अभ्यारण्य, यदि गौशाला, गौ का अभ्यारण्य बन जाता तो यह पूरे नरसिंहपुर जिले के लिए बड़ी उपलब्धि होती। उसमें हजारों गायें उसमें शरण ले सकती थी। किसान भी परेशान हैं। वर्तमान में कई गौशालाएं चल रही हैं, प्रशासन के द्वारा भी बड़ा अनुदान भी उनमें दिया जा रहा है। प्रत्येक गौ के लिए चारा, उनके लिए व्यवस्थाएं ये भी की जा रही हैं। अभी गौ माता के लिए एक विशेष कोरोना जैसा रोग आया था, लंपी वायरस जिसको कहा। आपको ये जानकर अच्छा भी लगना चाहिए कि मध्य प्रदेश में इसकी आहट भी नहीं आ पाई जोर से। पर्याप्त संख्या में, जो विदेशों में हाहाकार मचा, मगर भारत देश में और विशेष तौर से मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में गौ संवर्धन बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अखिलेश्वर आनंद जी के नेतृत्व में बहुत सराहनीय काम हुआ कि यह बीमारी हमारी गौ माता तक पहुंच नहीं पाई। निश्चय ही दुर्भाग्य का विषय है कि गायें कटने जा रही हैं, मगर हमारे लिए कुछ अच्छी बातें भी हैं सरकार राजनीतिक दृष्टि से कि मध्य प्रदेश में गाय काटने के लिए स्थान नहीं है। आसपास के प्रदेशों में कहीं स्थान हो सकता है। यहाँ कटघर नाम की कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसमें गाय को काटा जाए। तस्करी होती है गौ की और दूसरे प्रदेशों में भेजा जाता है। उसके लिए भी अलग अलग संगठन उत्तरदायी हैं, प्रशासन, शासन सब लगा हुआ है, सब मिलकर प्रयत्न कर रहे हैं। तो अब हम आ जाते हैं राजनीतिक सरगर्मियों को लेकर। हमारे प्रदेश में अभी चुनाव आने वाले हैं नवंबर या दिसंबर में। तो उस संदर्भ में अभी जिले में हमारे कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ जी आए हुए थे। उन्होंने कांग्रेस द्वारा भाजपा पर कई सारे आरोप ऐसे लगाए गए, जैसे कि भ्रष्ट सरकार उन्होंने बोला, दूसरा किसान विरोधी सरकार उन्होंने बोल दिया, तीसरा योजनाओं का, जो पुरानी योजनाएं थी उनका खंडन भी किया, और कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी कहती है भाजपा को। इस विषय पर आपका क्या कहना है। हाँ, ये आपका प्रश्न तो बहुत उचित है। विरोध किया तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, विपक्ष में बैठे हैं तो विरोध करेंगे, समर्थन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। तो कांग्रेस में है तो विरोध करना उनका स्वभाव है। बिच्छू का स्वभाव डंक मारना होता है, जहर फैलाना होता है, उसको बचाएंगे तो भी डंक मारेगा, वो अलग बात है। तो विरोध में उन्होंने यदि किसान विरोधी कहा तो एक बार आंकड़े उठाना चाहिए कि किसानों की हत्या आपके कार्यकाल में आत्महत्या कितनी हुई और वर्तमान समय में कितनी हुई, तो उनको भी ध्यान में आएगा। दूसरी, किसान के विरोधी कहने वाले लोग ये सोच लें कि इन्होंने किसान के साथ पुराने 1.5 साल में क्या छल किया। किसानों के कर्जा माफी को लेकर प्रत्येक किसान दुखी है, इसमें दो मत नहीं। जिस किसान को सब्जबाज दिखाकर, जिस किसान को धोखा देकर इन्होंने वोटें प्राप्त की और 1.5 साल तक सरकार चली। मुझे ध्यान है कि कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने मंचों पर आकर बोला था कि हमारी सरकार बनेगी और हम जिस दिन शपथ ले लेंगे उसी दिन से हमारे 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर आपके कर्जा माफ होना प्रारंभ हो जाएंगे। इंतजार 10 दिन का नहीं, इंतजार 10 महीने का नहीं, 1.5 साल का इंतजार किसानों ने किया। कर्ज माफी के नाम पर केवल कागज मिले, बाकी सहानुभूतियां बटोरने के लिए नेताओं ने नेतागिरी की,
बाकी किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। बड़े बड़े किसान, छोटे छोटे किसान, गरीब किसान, अमीर किसान, किसान केवल जो खेती करता है वह किसान है, अमीर गरीब सब बराबर है। तो किसान के लिए उन्होंने इसी धोखे में कर्जा भी जमा नहीं किया तो पेनाल्टी भी लगी उनपे, बैंकों ने कर्जा अगला भी नहीं दिया तो नुकसान निश्चय ही किसानों को हुआ। जो खाद बीज के लिए कर्जा मिलता था जमा नहीं करने के कारण उनको अगला कर्जा भी नहीं मिला, पुराने कर्जे पे ब्याज ज्यादा लग गया जिसके कारण किसान परेशान हुए। अब तय अपन को करना है कि 1.5 साल में जो हमने देखा किसानों के लिए वह स्थिति क्या थी और वर्तमान की स्थिति क्या है। अभी 2 दिन बड़े किसान, छोटे छोटे किसान, गरीब किसान, अमीर किसान, किसान केवल जो खेती करता है वह किसान है, अमीर गरीब सब बराबर है। तो किसान के लिए उन्होंने इसी धोखे में कर्जा भी जमा नहीं किया तो पेनाल्टी भी लगी उनपे, बैंकों ने कर्जा अगला भी नहीं दिया तो नुकसान निश्चय ही किसानों को हुआ। जो खाद बीज के लिए कर्जा मिलता था जमा नहीं करने के कारण उनको अगला कर्जा भी नहीं मिला, पुराने कर्जे पे ब्याज ज्यादा लग गया जिसके कारण किसान परेशान हुए। अब तय अपन को करना है कि 1.5 साल में जो हमने देखा किसानों के लिए वह स्थिति क्या थी और वर्तमान की स्थिति क्या है। अभी 2 दिन ही हुए ओलावृष्टि हुए गाडरवाड़ा विधानसभा में, तत्काल प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से घोषणाएं कर दी गई हैं, तत्काल जमीन पर उतरने की स्थिति भी आ गई है। ओलावृष्टि वालों को निश्चय ही मुआवजा मिलेगा, उनकी जो नुकसान हुआ है उसकी भी पूर्ति होगी। किसानों के हित की सरकार है, किसानों के लिए सरकार है और किसानों की सरकार है, इसमें 2 मत नहीं। भारतीय जनता पार्टी किसान के लिए कार्य करती है, करती थी और करती रहेगी। अभी कमलनाथ जी नरसिंहपुर आए थे, शिवराज सरकार द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना को लेकर उन्होंने कटाक्ष भी किए और साथ ही उनकी राय भी रखी कि यदि उनकी सरकार यदि 2023 में आती है तो वे बहनाओं को 1500 रुपए देंगे। उसके बाद में सिलेंडर 500 रुपए की उन्होंने घोषणा की है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? दोस्त, अंतर सामने है। एक बोलता है मैं आऊंगा तो करूंगा और एक कह रहा है मैं रक्षाबंधन के दिन से प्रारंभ कर दूंगा। यह सोचने की बात है। चुनाव के पहले ही अगस्त आ रहा है, अगस्त महीने में सावन में रक्षाबंधन पड़ेगा ही, निश्चय ही उस दिन सभी बहनाओं के खाते में 1000 रुपए आने हैं। जो हमको प्राप्त हो गया क्या वह उचित है, या जो हमको पहले भी धोखे में किसानों के लिए कहा गया था कि सबका कर्जा माफ किया जाएगा, क्या वह उचित है? करेंगे नहीं करेंगे यह तो बाद की बात है। हम तो स्पष्ट बात है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले हम आपका कर्जा बहनों के लिए 1000 रुपए उनके खाते में आ जाएंगे, लगातार दिसंबर तक आते रहेंगे, तभी तो आप वोट देंगे ना। हम वोट के लिए काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का, माननीय शिवराज जी का काम वोट के लिए नहीं है। बहनाओं के प्रति उनका प्यार है, उनकी लाडली बहना के प्रति उनका दायित्व है, तो ये कर रहे हैं। कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, 500 रुपए का सिलेंडर कर देंगे, कैसे कर देंगे, कुछ उन्होंने बताया क्या? किससे लेके कर देंगे ये बताया क्या? कैसे संभव है? जैसे रोना उन्होंने पहले रोया था किसानों के लेकर, जो हमने बात अभी की है, वैसे ही रोना फिर रो देंगे कि आपका पैन कार्ड है, आपका फलानी चीज है, आपकी फलानी चीज है, आपकी आय इतनी है, आपकी आय कम है, ज्यादा है, इसलिए हम आपका सिलेंडर ये नहीं कर पाएंगे, हमारे पास केंद्र ने ये बजट नहीं दिया है। कुछ भी रोने वाले को, काम करने नहीं वाले को, जिनको केवल दूसरे पे लांछन लगाना है, ऐसे लोग कुछ भी कह सकते हैं। उनका स्वभाव है, उनकी प्रवृत्ति है। आगे भी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से फिर सरकार बनने वाली है मध्य प्रदेश में, उसके बाद फिर रोना रोंगे। तो रोने वाले का काम यह है, विपक्ष पे बैठे हैं, निश्चय ही उनको विरोध करना चाहिए, उनके विरोध करने का स्वागत है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर भाजपा सरकार पर निरंतर पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो है हमलावर रहती है। कहीं ना कहीं हम ये कहें कि प्रदेश में रोजगार का जो स्तर है वो नीचे आया है, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग भी बढ़ेंगे। जनसंख्या के कारण बेरोजगारी बड़ा विषय नहीं है। हमको, मुझे जहां तक ध्यान आता है, मैं अपने स्तर पे बात करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट कहना है, सीधे संकेतों में कहना है कि हम रोजगार तो देंगे, वह तो पर्याप्त है, जनता को देना चाहिए, मगर स्वरोजगारी बनाना,
आदमी के खुद के काम देना वह ज्यादा उपयोगी है। हम आपको नौकर न बनाकर आपको रोजगार दें। युवा इस समय अपने व्यापार करने की ओर ललक है। आज का युवा, वर्तमान भारत का युवा नए नए प्रोजेक्टों में काम करना चाहता है, खुद के प्रोजेक्ट लाना चाहता है, खुद के उद्योग, खुद के छोटे छोटे व्यवसाय करना चाहता है। वह किसी की गुलामी ना कर कर खुद के पैरों पर खड़ा होना, ऐसा कार्य करना युवाओं के लिए उचित भी है। रोजगार निश्चय ही मिलेगा। जब काम आएंगे, बड़े बड़े उद्योग आएंगे तो रोजगार मिलना है। वर्तमान में भी रोजगार मिल रहा है, मगर बुराई करने वाले को बुराई करना है तो रोजगार, महंगाई, यह ठीकरा सरकार पर फोड़ने के लिए, इसके अलावा कोई कार्य नहीं है। मगर वर्तमान की सरकार से लोग संतुष्ट हैं। इसका प्रमाण हमको पुराने चुनावों में दिया है। आने वाले दिसंबर, अक्टूबर और नवंबर के चुनावों में जनता फिर सरकार को अपना बहुमत देकर यह सिद्ध कर देगी कि वह भारतीय जनता पार्टी से खुश है। कहीं न कहीं जनता जो पार्टीगत जो नेता होते हैं, चाहे वो विधानसभा के नेता हों, चाहे वो लोकसभा के नेता हों, अभी आपने देखा होगा करीब करीब बीते 1 महीने से हमारे सदन में जो गरिमा है, सदन की जो गरिमा है, उसका निरंतर नेताओं के द्वारा अलग प्रकार से एक वो बनाया गया है जो पुराने चुनावों में दिया है। आने वाले दिसंबर, अक्टूबर और नवंबर के चुनावों में जनता फिर सरकार को अपना बहुमत देकर यह सिद्ध कर देगी कि वह भारतीय जनता पार्टी से खुश है। कहीं न कहीं जनता जो पार्टीगत जो नेता होते हैं, चाहे वो विधानसभा के नेता हों, चाहे वो लोकसभा के नेता हों, अभी आपने देखा होगा करीब करीब बीते 1 महीने से हमारे सदन में जो गरिमा है, सदन की जो गरिमा है, उसका निरंतर नेताओं के द्वारा अलग प्रकार से एक वो बनाया गया है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। उस विषय पर आपका क्या कहना है? क्या पब्लिक का जो पैसा है वो इस पे वो नहीं होता व्यय? निश्चय ही सदन के कार्य सुचारू रूप से चलने चाहिए। समाज के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आदरणीय जो भी संसद में और सदन में, माननीय सदन में पहुंचते हैं, गरिमा का पालन करना चाहिए। वही इस देश के चलाने वाले हैं। देश की आने वाली पीढ़ी उन्हीं को देखती है। जनता का पैसे उस स्थान पर जाता है, उसको निश्चय रूप से अच्छे से कार्य करके सदन की मर्यादा बनाते हुए हमको कार्य करना चाहिए। वर्तमान में देखने में आप आता है विपक्ष में बैठे हुए लोगों द्वारा गरिमा का उल्लंघन हुआ भी, नहीं होना चाहिए था, मगर उस विषय में उनकी बुद्धि कितनी है वह उनका सोच है। मगर हम भारत माँ को मानने वाले हैं। अपनी माँ के सहोदर बंधु के नाते हम सभी एक हैं। सभी पक्षों को कार्य के समय कार्य करना चाहिए। विपक्ष का काम विरोध करना है, पक्ष का काम काम करना है। यह दोनों तो चलते रहेंगे। द्वंद्व समाप्त ना होने वाला प्रक्रिया है, मगर सदनों में यह द्वंद्व साफ सुथरा द्वंद्व होना चाहिए। देश की प्रगति के लिए द्वंद्व होना चाहिए, देश की उन्नति के लिए द्वंद्व होना चाहिए, तो निश्चय ठीक रहेगा। आखिरी सवाल सर, गाडरवारा को कई दिनों से जिला बनाने की मांग गाडरवारा के नागरिक, गाडरवारा के नेता निरंतर करते आए हैं, लेकिन अभी तक गाडरवारा को जिला बनाने की जो उपाधि है वो नहीं मिली है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? लोगों की मांग तो है और विकास भी है। कभी कभी देखते हैं तो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो इतना प्यारा नगर है, इतना प्यारा विधानसभा है, इतना प्यारा तहसील है कि भौगोलिक स्थिति में यह चमत्कार से कम नहीं। यह वही तहसील है जिसमें कोयला भी पर्याप्त है। यह वही तहसील है जिसमें 2-2, 3-3 तरफ से जल की पर्याप्तता है। मां नर्मदा जिसके छूते हुए गुजर रही हैं। यह वही तहसील है या जहां पर्याप्त उपजाऊ जमीन है। यह वही तहसील है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाजू से छूते हुए निकल रहा है। यह वही गाडरवाड़ा है जिसमें मुख्य रेलवे लाइन भी है। यहाँ ना पानी की कमी है, ना प्रकृति द्वारा दिए गए साधनों की कमी है। यहाँ जंगल भी है तो जल भी है, यहाँ कोयला भी है तो एनटीपीसी जैसा बड़ा विद्युत का संयंत्र केंद्र भी है। यह बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम ऐसे स्थान पर हैं। जब ऐसे स्थान पर हैं तो निश्चय ही इसको जिला घोषित करना चाहिए। लोगों की मांग है, जनसंख्या की दृष्टि से भी, यहाँ की मांगों की दृष्टि से भी।
बन जाएगा तो शायद कुछ और भी अच्छा हो, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा आप लोगों की जो मांग है वो पूरी होना चाहिए। कैमरामैन अतुल कुमार के साथ मैं संकेत नायक, पब्लिक लाइव। सत श्री अकाल, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं संकेत कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष मौजूद हूं। आपको बता दूं कि आज हम राव उदय प्रताप सिंह